नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात कर रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की। दूसरा अध्याय चल रहा है। 13 क्लासें पहले हो चुकी है, 14वीं क्लास आज होने वाली है और हम आज पढ़ेंगे भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण के बारे में। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही हमें भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। भूमिदान यानी राजा महाराजा जो ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे, उनको अभिलेख में लिखवाते थे। धातु के अभिलेख या पत्थर के अभिलेख उन पे लिख के देते थे, तो उनके प्रमाण मिले हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए, यानी कुछ तो धातु पे लिखे गए हैं और कुछ पत्थरों पे लिखे गए, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। यानी अधिकांश अभिलेख जो लिखे गए थे वो ताम्र पत्र पे यानी तांबे के धातुओं पे लिखे हुए मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था, जिन्हें संभवत उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। यानी जो व्यक्ति भूमिदान लेते थे उनको प्रमाण के रूप में दान पत्र दिया जाता था। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी राजा महाराजा के द्वारा धार्मिक संस्था चलाने के लिए या फिर ब्राह्मणों को भूमिदान दान में दी जाती थी। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, यानी अधिकांश अभिलेख जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे और ब्राह्मण संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे बोलने लिखने में, तो अधिकतर अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में ही है। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी हैं। यानी संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है और तेलुगु तमिल, यानी 7वीं शताब्दी आते आते तेलुगु और तमिल जो स्थानीय भाषा थी उसमें भी अभिलेख लिखे गए हैं। आइए कैसे अभिलेख पर ध्यान विचार करें, यानी अभिलेख के बारे में बात करते हैं। प्रभावती गुप्त के बारे में यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन के पठार वाकाटक परिवार में हुआ था। यानी प्रभावती गुप्त जो है समुद्रगुप्त का जो पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, उस चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसका विवाह जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। यानी अधिकतर ग्रंथों में मिलता है कि भूमि पर महिलाओं का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों का ही था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। यानी अभिलेख से जानकारी मिलती है जहाँ पे प्रभावती को भूमि का स्वामी बताया गया है और उसने दान भी किया था। यानी दान भी किया था, इसका कारण यह हो सकता है क्योंकि वह रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, इसलिए उनका उदाहरण एक विरला ही हो। यानी वो रानी भी थी जिसके माध्यम से भूमि उनके नाम पे थी, तो उन्होंने भूमि का दान दिया था और अभिलेख भी मिला है उनके बारे में। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। इन अभिलेख में विभिन्न प्रकार के वर्गों के बारे में कौन कौन लोग रहते थे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। इन राजा महाराजा को जो ग्रामीण जनता थी वो कुछ न कुछ भेंट करती थी। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गाँव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। यानी टैक्स के रूप में राजा को डायरेक्ट टैक्स नहीं देते थे गांव वाले। गांव का जो मुखिया होता था उसको टैक्स जमा करता था, वो मुखिया फिर राजा महाराजा के सेनापति या मंत्रियों को टैक्स यानी कर जमा कराता था। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े टुकड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। यानी राजा महाराजा अपने हिसाब से कहीं पे छोटी भूमि टुकड़े दान में देते थे, कहीं पे बहुत बड़ी हिस्सा भूमि का दान में देते थे। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म विवाद यानी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान वो देते थे, यानी नए कृषि प्रयोग के लिए भूमिदान देते थे। जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपने समर्थक जुटाने के लिए भी राजा महाराजा भूमिदान देते थे। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते, जैसे कि हमने पिछले अंश में देखा। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। यानी राजा महाराजा अपना शक्ति का आडंबर जताने के लिए भी भूमिदान में देते थे। एक छोटे गांव का जीवन यानी हर्षचरित
जो बाणभट्ट की लिखी गई है संस्कृत हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन के राजकवि थे। यहाँ से आपके प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, तो बाणभट्ट। या फिर हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। किसके शासनकाल में की थी, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। कब की थी, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में। और बाणभट्ट किसका राजकवि था, हर्षवर्धन का। यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट लगा ले इसको। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल यानी जो वर्तमान में विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश के जंगल के किनारे के एक बस्ती के जीवन का एक अविरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। यहाँ धान की उपज वाली यानी धान यानी चावल की खेती करते हैं। खलिहान जहाँ पे फसल पकने के बाद निकाली जाती है और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, कुदाल यानी फावड़े का, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ है, जो भी उनकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यानी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है लेकिन कठोर मिट्टी है, और यहाँ पे हल चलाना मुश्किल है, इसलिए फावड़े का प्रयोग करते हैं भूमि को खुदाई के लिए। यहाँ के लोग पेड़ की छाल के गट्टर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। यानी विभिन्न वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ के लोग ले जाते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गाँव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। यानी गांव के जो लोग थे वो जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाते थे। एक प्रश्न आपके यहाँ से तैयार होता है, अग्रहार। अग्रहार किसे कहा जाता है, तो अग्रहार का संबंध जो होता है, अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। ये प्रश्न रीट में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा ले। अग्रहार किसे कहते हैं, अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। यानी ब्राह्मण स्थानीय लोगों से कर ले सकता था, लेकिन ब्राह्मण को कर देने का अधिकार नहीं था। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेखों में कहा है कि प्रभावती गुप्त कुटुंबनों यानी गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों, दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी 12 तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। यानी प्रभावती गुप्त में अपने अभिलेख में लिखा है कि चनाल स्वामी को उन्होंने भूमि दान में दी है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना है। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। अग्रहार यानी ब्राह्मणों को कहा जाता, जो भूमि दान देते थे उनको अग्रहार कहा जाता था। अभी हमने पढ़ा। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवर की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। यानी जो साधारण व्यक्ति वस्तु वसूल की जाती थी, वो इस गांव से कोई भी वस्तु वसूल नहीं की जाएगी, और यहाँ पे सैनिक वगैरह पुलिस भी प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा साथ ही वे मदिरा खरीदने, नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति बड़े बड़े सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया। यानी प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव जो चनाल स्वामी को दान में दिया था उसके बारे में बिना कर के यानी कर मुक्त किया गया था सभी प्रकार से। इस प्रकार के दान का अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्य ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। यानी ये लोग क्या है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते, एक गांव में टिक के नहीं रहते थे। ये टैक्स वगैरह भी बहुत ही कम देते थे। तो इस प्रकार की क्लास कैसी लगी, क्लास आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने दान में दी गई भूमि के अभिलेखों से संबंधित प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।